Good morning, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। कल के लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ? कल के क्लास से किसी को कुछ डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नहीं तो डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए, फिर आगे चलेंगे। सौरभ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता। कल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे, आज पूरा पढ़ना है इसको। स्क्रीन दिख रहा है सबको? विजिबल है स्क्रीन? देखिए, ये एक अरेंजमेंट है ड्राइंग का। ये एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस, देखिए मेटल की एक खासियत क्या होती है। एक बोर्ड विजिबल है? देखिए, आप सब एक चीज जानते हैं कि अगर किसी मेटल को सपोज करो, ये एक मेटल है हमारे पास। अगर इस मेटल को इस जगह पे अगर हीट किया जाए, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे अगर मेटल हीट हो रहा है तो इसका हीटिंग जो है वो हमको इधर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर अगर देखने को मिलता है तो उसका रीजन क्या है, मतलब इधर हीट ट्रांसफर क्यों होता है? अब सबसे पहली बात, ये जो प्रोसेस है कि मेटल अगर हीट कर रहे हैं एक पॉइंट से, तो उसका हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता हो, तो ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार यूज होता है। अब कंडक्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा होता क्यों है कि हम एक बार हीट कर रहे हैं एक जगह और वो हीट हमको दूसरी जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए उसका रीजन क्या है कि हमको हीट ऐसे देखने को मिलता क्यों है। तो ये अगर मेटल सरफेस हमने लिया, तो मेटल सरफेस की क्या खासियत है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक समुद्र के भांति यहाँ फैले होते हैं। जैसे आपका ये कह लो कि ये आपका प्लस साइन है, अभी
मेटल्स की खासियत क्या है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह इस टाइप से फैला होता है। जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स, वो हर जगह इस तरीके से पूरे मेटल्स में फैला होता है। और इसमें एक ये भी टर्म यूज किया जाता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर रहा है, ये इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, देन ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। तो ये इसके मूवमेंट के वजह से ये करता क्या है कि हीट जब हम इसको यहाँ सप्लाई करेंगे तो हीट एनर्जी ये यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफर करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा जो वो हीट ले लेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा ट्रैवल करके, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके ट्रांसफर करेगा। तो इसके जो मोबिलिटी की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, उसके उसी उसी वजह से हमको देखने को मिलता है कि अगर हम मेटल को एक जगह हीट करें तो वो मेटल हमको यहाँ भी हीटिंग हीटिंग दिखाएगा। जैसे आपके घर का चम्मच, अगर आप चम्मच को हीट करो, या दाल वाल छौंकने वक्त जो मम्मी लोग डब्बू यूज करती है, तो उसमें देखो आप अगर उसको पकड़ के रखो तो एक कॉर्नर में आपको, जहाँ आपने पकड़ रखा है वहां भी आपको गर्मी देखने को मिलती है उसकी। ठीक है, तो उसका रीजन ही यही है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्री होते हैं। या यूं कहिए कि इसमें मेटल्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के दरिया में डूबता रहता है। देखो इस यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स को हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज के दरिया में पॉजिटिव चार्ज गोते खाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरे मेटल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसके वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। अभी होता क्या है कि जब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक का कंडीशन क्या है, देखिए कि यहाँ से आपको रेडिएशंस आना चालू हुआ। ठीक है, रेडिएशंस आना चालू हुआ तो इस रेडिएशन में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी है तो रेडिएशन का कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें फोटोन्स होते हैं, लाइट्स है तो फोटोन्स होंगे, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ट्रांसफर किसको होता है, यहाँ से इस सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, यहाँ से एनर्जी लिया, और लेने के बाद जब इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगा तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इसके काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर। और इसी वजह से देखो हमको इलेक्ट्रॉन्स तो दिखेंगे नहीं। जब आप मेटल किसी धूप में पड़ा हुआ, कोई लोहे का अगर पतरा पड़ा हुआ है धूप में, तो देखो वो आपको चमकता हुआ दिखेगा। तो उसका रीजन यही है कि हमको वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन दिखेगा क्या, तो वहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ लाइट देखने को मिलेगा, हमको लाइट देखने को मिलेगा। और ये लाइट किस फॉर्म में होगा, किसी ना किसी कलर के फॉर्म में होगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, तो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये एनर्जी को अपने अंदर खींचते हैं। खींचने के बाद वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। और उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। और यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का नाम कैसे पड़ा, तो ये आपका जो रेडिएशन है ये बेसिकली फोटोन्स का है। तो फोटोन्स से फोटो आया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक आया, इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिक वर्ड मिला है। तो इसके वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। कोई डाउट है किसी को, इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? बाकी लोगों को? देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक चीज देखो आप, इसमें एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। अभी वर्क फंक्शन है क्या, तो यहाँ पे जो फोटोन्स है, इस जगह पे जो फोटोन्स यूज किया गया है, ये फोटोन्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इनका जो वर्क है वो वर्क लेता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो इनका जो वर्क होगा, जो एनर्जी होगा, वो बराबर किसके हो जाएगा? इसके वर्क और एनर्जी के बराबर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो वर्क और एनर्जी होगा, वो वर्क और एनर्जी बराबर होगा इस फोटॉन्स के वर्क और एनर्जी के। ठीक है, तो हम जब इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी और वर्क फंक्शन के साथ। ठीक है, चलिए पीडीएफ देखते हैं। देखिए पीडीएफ में ये मेटल सरफेस है हमारे पास। मेटल सरफेस पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखाया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, मतलब फ्री होते हैं मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे लाइट रेज है, कुछ एनर्जी होगी इनकी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, देन वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। Photoelectric effect may be defined as the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it। मतलब देखो suitable frequency कहने का क्या मतलब है कि सुइटेबल फ्रीक्वेंसी कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगा। अब जैसे देखिए, आपको ट्रैवल करने के लिए, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना हो, तो अगर आप धूप से कहीं आए हो तो होता क्या है कि अचानक से आपके शरीर से एनर्जी निकल गई, तो वापस से अगर आपको तुरंत कहीं जाना हो तो आप क्या करेंगे? ग्लूकॉन डी पियेंगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उस टाइम। तो आपको चलाने के लिए जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वही यही उसी चीज को यहाँ कंसीडर कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो वो एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितने में ये बाहर निकल के चला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितने में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला है। अगर उस एनर्जी से हम कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सुइटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स जो कि उतना सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई कर दे। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस चीज को आइंस्टीन ने कैसे समझाया है? आइंस्टीन ने उसी चीज को फॉर्मूला में दिया है। जैसे फोटॉन्स है हमारे पास, फोटॉन्स है, यहाँ पे एनर्जी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अभी ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे देखो आगे मैंने पहले दिया होगा या हो सकता आएगा, शायद आएगा आगे। हाँ ये आगे है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है, देन न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और H है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक कांस्टेंट टर्म दिया था फॉर एवरी एमिटेड फोटॉन्स। ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.6261 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। देन अभी देखो, ये जो एनर्जी है ये आपकी फोटोन्स की एनर्जी है जो स्ट्राइक कर रही है मेटल के ऊपर। उसके बाद वही एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एनर्जी देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वर्क फंक्शन, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एनर्जी फोटोन से मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में मदद कर रही है और उसको ट्रेवल कराने में भी मदद कर रही है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। At the threshold frequency nu naught, electrons are just ejected and do not have kinetic energy. Below this frequency there is no electron emission. अगर इस frequency से कम frequency वाले अगर हम light supply करेंगे इसमें या radiation supply करेंगे तो electron eject नहीं होगा। Thus the energy of a photon with this frequency must be the work function of the
मेटल। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे हमको वर्क फंक्शन देखने को मिलेगा। वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। H हमारा यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है देखो यहाँ 6.6261 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देन अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को हमने किस में लिखा, लैम्डा के टर्म में लिख लिया। देखिए यहाँ पे 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अभी इसमें क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ज्यादातर आपको वेवलेंथ निकालने के लिए आता है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, तो V मैक्स वेलोसिटी मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है सरफेस पे, मतलब सरफेस से निकलने ना दे। when incident beam of energy greater than the work potential of metal is directed on it। कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे लाइट सप्लाई किया या फोटोन्स हमने यहाँ सप्लाई किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने नहीं देता। देखिए V मैक्स जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है कि यहाँ पे जो हमने रेडिएशन दिया है या एनर्जी सप्लाई किया है फोटोन्स के द्वारा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोकता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द्वारा। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी वो इतना इंक्रीज कर देगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना निकल सके, और उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे चलेंगे। फटाफट देख लीजिए फिर आगे चलेंगे, आज न्यूमेरिकल भी करना है कुछ। किन्हीं को बोर्ड देखना है, जो मैंने बोर्ड पे समझाया था अभी, यहाँ से समझ में आ जाएगा या बोर्ड पे देख के समझना है? फोन बोर्ड पे, बाकी लोग देखिए बोर्ड पे जो है मैंने एग्जैक्टली टोटल फार्मूला आपको वहाँ समझा रखा है। तो एक बार बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड एक बार देखिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पढ़ लेंगे। मैं एक बार आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, 2 मिनट बोर्ड देख लीजिए, उसके बाद आप इधर देख लेंगे एक बार। चलिए बोर्ड पे एक बार देख लीजिए, बोर्ड पे गो थ्रू हो लीजिए। कन्वेक्शन और रेडिएशन का आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। मैंने आपको कंडक्शन बता दिया है। दीज थ्री मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। और आपको कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल ऐसा बताना होगा जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों एक साथ देखने को मिले। ठीक है, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड आपको बाद में शेयर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद।
बोर्ड पे हो गया सबका? चलिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए सब। पेज ऊपर करना होगा तो बोल दीजिएगा। हो गया? पेज ऊपर करो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाधित हो जाए, मतलब बाहर निकलने के लिए। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाए कि उसे अब मेटल्स का सरफेस छोड़ के बाहर निकलना है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाता, मतलब उससे ज़्यादा होगा एनर्जी तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाता, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। बाकी लोगों का हो गया? खुशबू, कल्पना, सौरभ? सौरभ अनम्यूट नहीं हो रहा है, कुछ पूछना है तो आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, अभी हमने सबसे पहले वेव थ्योरी पढ़ा, दैट इज मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उन्होंने फोटॉन्स के बारे में, फोटॉन्स नहीं, उन्होंने वेवलेंथ्स वगैरह के बारे में बताया था, रेडिएशंस के बारे में बताया, लेकिन उनका नेचर नहीं बताया कि उसमें नेचर क्या होता है। अभी एक रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, दैट इज उनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। देखिए दोनों नेचर का फर्क जानिए। वेव नेचर में मैटर ट्रेवल नहीं करता और पार्टिकल नेचर में मैटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो रेडिएशंस हम देखते हैं उसमें दोनों चीजें होती है, एक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। हाँ, लाइट। ठीक, तो ये जो नेचर है आपका, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों के बारे में मैक्सवेल ने नहीं बताया था, जिसके कारण उनका जो थ्योरी का लिमिटेशंस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चला आया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे चला आया। लेकिन उसके बाद एक थ्योरी आई, नई थ्योरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद इन्होंने ये चीज बताया कि भाई जो लाइट है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपकी रेडिएशन वेव प्रॉपर्टी भी होगी और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी होगी। तो ये होता कैसे है, चलिए आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूं, वापस से आप देखिए एक बार कि क्या फर्क है दोनों में। देखिए पहले हमने जो मैक्सवेल ने पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि हमारा जो वेव है वो इस टाइप से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये जो वेव था ये क्या बताया गया था कि इसमें जो होगा वो सिर्फ वेव नेचर का होगा, वो सिर्फ वेव नेचर का होगा। लेकिन प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो ये वेव है इसमें सिर्फ वेव नेचर नहीं होता है, इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो मास भी अगर होता है तो ये फर्क क्या दिखाया उन्होंने, ये कंप्लीट वेव्स नहीं होते, ये इस टाइप के पैकेट्स होते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। जो लाइट है हमारा, वो लाइट इस टाइप से छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करता है, जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स या फिर क्वांटम कहते हैं, चाहे क्वांटा कहते हैं, इस टाइप से। और ये जो फोटॉन्स या क्वांटा होते हैं, क्वांटम जो होते हैं, ये इसमें एनर्जी भरा होता है, इसमें एनर्जी होता है। ये एक छोटे छोटे बक्से के जैसा दिखता है हमको, इस टाइप से। इस टाइप से हमको छोटे छोटे बॉक्स में दिखता है। अब इसमें कुछ ना कुछ वेव नेचर भी रहता है और कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर भी रहता है, और इसको हम कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ क्या, रेडिएशंस। तो इसी चीज को
प्लैंक्स ने समझाया था कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों फेल हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ वेव नेचर नहीं होता, कंप्लीट रेडिएशंस नहीं होता इस टाइप से वेव के जैसा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में क्वांटाइज्ड होते हैं, बहुत हाई एनर्जी वाले पैकेट्स होते हैं जिनको क्वांटम या फोटॉन्स का नाम दिया गया था। देखिए इन्होंने क्या कहा, वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस phenomenon, Max Planck gave a new theory in 1901 as quantum theory of radiation। quantum theory यहाँ देखो उसके नाम से है quantum theory। According to this theory, radiant energy is emitted or absorbed not continuously, मतलब पूरे ऐसा वेव के जैसा ट्रेवल नहीं करेगा, but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum. In plural form it is known as quanta and also known as photon। मतलब ये जो complete wave ऐसा नहीं होगा, वो छोटे छोटे waves या छोटे छोटे पैकेट्स में इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से आपको दिखेंगे। Energy associated with the radiation as energy is directly proportional to frequency। frequency जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। देन एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये साइन हटाया गया तो हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट टर्म मिला जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के वक्त, एच सी बाई लैम्डा। फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब है कि अगर एक क्वांटम है तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर एक से अधिक क्वांटम है या फोटॉन्स है तो हम यहाँ पे n लगा देंगे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, मतलब E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। देन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने का मतलब है कि उसका वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। देखो आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हम पढ़ते हैं तो वहां पे मास का कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। अभी वो जो मास है, वो मास डिक्रीज जब होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वहां हमने एक फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको आइंस्टाइन ने दिया था कि अगर मास कभी भी खत्म होता है तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास को हम बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो कभी भी कहीं पे भी अगर मास खत्म हो रहा है तो वो मास आपका कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का लिया गया है ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला लिया गया E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब H इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को मिला दिया गया, यहाँ से हमको एक फॉर्मूला देखने को मिला, M इज इक्वल टू एच बाई सी इंटू लैम्डा। यहाँ एक फॉर्मूला हमको मिला है, कौन सा, किसको किसको मिला के, तो आइंस्टीन के फॉर्मूले को मिला के E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और E इज इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स के फॉर्मूले को मिला के हमको क्या मिल गया इक्वेशन, M इज इक्वल टू एच बाय सी इंटू लैम्डा। M हमारा मास है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में तीन तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा। कैसे, एनर्जी जब जूल में पूछा जाए और लैम्डा आपका मीटर में रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट वाला। अगर एनर्जी अर्ग में पूछा जाए और लैम्डा सेंटीमीटर में है तो हमको ये दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। उसी जगह पे अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो तो हमको ये तीसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। ये तीन फॉर्मूलाज हैं और बेसिकली ये तीनों फॉर्मूलाज आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसको आप बोर्ड लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड के रूप में।
आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना होगा, देखो तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से आते हैं, कॉमन फॉर्मूला से, ठीक है, यहाँ वाले कॉमन फॉर्मूला से आते हैं। अब फर्क क्या है सब में, यहाँ देखिए 3 इंटू 10⁸ लिखा गया है, 3 इंटू 10⁸, ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। कब? जब हम वेवलेंथ मीटर में यूज करेंगे तब। उसी जगह पे सेकंड फॉर्मूला में देखिए 3 इंटू 10⁻10 लिखा गया है, ये लाइट का वेलोसिटी है। कब? जब हम लैम्डा यूज करेंगे सेंटीमीटर में तब। तो इस सेंटीमीटर को या मीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए एंगस्ट्रॉम में, और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट का 10 टू द पावर का वैल्यू है, इसको भी आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप फटाफट सॉल्व करें, ज्यादा समय नहीं है, तो आप जितनी जल्दी हो सकते हो उतना सॉल्व कीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा E इज इक्वल्स टू hc/λ। h आपका कांस्टेंट है, c भी आपका कांस्टेंट है। फर्क किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ लैम्डा में। तो एक आपका लैम्डा दिया हुआ है 400 और एक है आपका 800, तो दोनों का एनर्जी आपको सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है दोनों का। सर अब देखो दोनों सिंपली क्या बोलते E1 निकालिए, E1 इज टू E2 कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर चला आएगा। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे E1 आपका 400 नैनोमीटर में है, वेवलेंथ वेवलेंथ आपका 400 नैनोमीटर है, और वेवलेंथ 2 आपका 800 नैनोमीटर, जस्ट डबल है पहले का, तो एनर्जी भी डबल हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, रूपम आपका भी ठीक है, प्रियांशु भी ठीक है, सौरभ ठीक है, बाकी लोग। और बाकी जो क्वेश्चंस है आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।